नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है आज। तो हम पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और उसके साथ ये भी देखते हैं कि जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो क्या है। आपको करना क्या है, आप जहां से भी जीएस स्टडी कर रहे हैं, जीएस जीके जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़िए। लेकिन उसके साथ साथ ये आधा घंटे का मात्र प्रैक्टिस क्लास होता है डेली। इस क्लास को देखिए तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो आपकी रिवाइज हो जाएगी और आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी ने जो थ्योरी पढ़ी है उससे सवाल कैसे बन रहे हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं प्रश्न। Which of the following king was great patron of Jainism? निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म का महान संरक्षक था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म का महान संरक्षक था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत संरक्षण दिया। ठीक है, ध्यान रखें। भारत में शहरी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में शहरी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो वो है भैया माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये है कि लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं। यही कारण है शहर में जो है बेरोजगारी का। समझ रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा रैपिड माइग्रेशन। और ये जो माइग्रेशन है वो बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, ऐसा नहीं कभी कभार हो, चल ही रहा है ये। ठीक। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका टेन्योर कितना होता है? तो ध्यान दीजिए, इधर हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव या निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324। क्या बात करता है? आर्टिकल 324। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जब ये स्टैब्लिश हुआ तब ये सिंगल मेंबर बॉडी था। क्या था? सिंगल मेंबर बॉडी, यानी कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था इसमें। लेकिन 1989 में क्या हुआ, वोट देने की उम्र 21 से कम करके 18 कर दी, तो काम बढ़ गया इसके ऊपर। फिर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड कर दिए गए, 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड कर दिए गए। अब इन तीनों की अपॉइंटमेंट, तीनों की नियुक्ति, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या केवल निर्वाचन आयोग, तीनों को नियुक्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये इस्तीफा भी अपना राष्ट्रपति को ही देंगे। लेकिन अगर इनका कार्यकाल देखें तो कितना है? इनका टोटल कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन अगर 6 साल से पहले इनकी 65 साल उम्र हो जाती है उम्र, तो फिर पद छोड़ना पड़ जाएगा। यानी कि 6 साल टोटल या 65 साल की उम्र, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वही माना जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। व्हाट इज मीन्स बाय फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है? तो भैया जो टोटल खर्चा हुआ है, यानी कि सरकार का जो रेवेन्यू आया है और दूसरी तरफ जो खर्चा है, उनके बीच में जो गैप आया है उसे ही बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसमें ध्यान रखना उधारी शामिल नहीं होती,
उधारी शामिल नहीं है। समझ गए? कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, इसके बीच का जो गैप है वो है फिस्कल डेफिसिट। अगर ये मान लो खर्चा ज्यादा हो गया है, रेवेन्यू कम आया है, तो ये फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। ठीक। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ऑन द बिहार, कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1950। 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होता है। तब ये एक सदस्यीय संस्था था, एक सदस्यीय संस्था था। ठीक है भाई, याद रखेंगे। आगे, इलेक्शन कमीशन सुपरवाइजेस इलेक्शन। जो भारत का चुनाव आयोग है वो कौन कौन से चुनाव करवाता है? कौन कौन से चुनाव करवाता है? पार्लियामेंट का करवाता है, पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की करवाता है। स्टेट के अंदर जो विधानसभा है उसके भी करवाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी करवाता है, यानी कि डी, ऑल ऑफ द एबव। ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। भारत जो है किस प्रकार की प्रणाली को, शासन प्रणाली को फॉलो करता है? तो भारत में दोस्त संसदीय प्रणाली फॉलो की जाती है। भारत में संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली फॉलो की जाती है। और ये संसदीय प्रणाली भारत ने कहां से ली है? ये ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री मेन होता है। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। भारत में जो मंत्री परिषद है, यानी कि एक तो हो गए प्रधानमंत्री, सरकार में प्रधानमंत्री ये होते हैं, प्लस इनके साथ मंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्री का जो समूह है उसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ही हेड होते हैं। प्रधानमंत्री कौन होंगे? हेड होंगे किसके? COM के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ये जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। भारत में जो राजकोषीय नीति है, भारत में जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति, इसका एक और नाम है, इसे हम सरकार की आय और व्यय नीति भी कहते हैं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसे कौन बनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, या अगर रिसेशन की सिचुएशन है, मंदी की, उसे कंट्रोल करना। अपने इनकम और खर्चे बढ़ाकर कम करके, इंक्रीज डिक्रीज करके ये काम करती है भारत सरकार, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक ऐसी ही नीति एक होती है RBI की, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। उसमें वो मनी मार्केट को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जिसमें हम बैंक रेट, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो बजट डेफिसिट का मतलब होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से, यानी कि बजट जो 1 फरवरी को आया उसमें आने वाले फाइनेंशियल ईयर की बात होगी। अगर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे ज्यादा हो गए हैं और रेवेन्यू कम आया है, तो एक्सपेंडिचर जब ग्रेटर देन रेवेन्यू हो जाए तो उसे बोलेंगे बजट डेफिसिट। Who was the chairman of drafting committee of the constitution? देखिए, संविधान सभा के अंदर बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी जिनको अलग अलग काम दिया गया था। तो संविधान सभा के अंदर जो एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये पूछा गया है प्रश्न। अस्थाई अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। वहीं परमानेंट की बात करें, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? परमानेंट प्रेसिडेंट तो वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज्ड विच मेटल फर्स्ट? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया? कौन सी धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया? बताओ। कॉपर, कॉपर का शुरू किया। किसका शुरू किया? कॉपर शुरू की, सिल्वर शुरू की, गोल्ड शुरू किया, लोहा शुरू किया? कॉपर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। आगे, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी तो भैया 6 हैं। अभी कितने हैं? 6 हैं। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का, जो कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आता है, ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से कॉपी किया है। ठीक, ओरिजिनली टोटल 7 मौलिक अधिकार थे लोगों के, सॉरी, हाँ, मौलिक अधिकार थे 7, लेकिन इसमें से एक हटा दिया गया और वो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। कैसे हटा? तो इसके लिए 44वां संशोधन हुआ भारतीय संविधान में 1978 में, और इसको हटा दिया। लेकिन फिर ये गया कहां? तो आर्टिकल 300A में इसको बना दिया लीगल राइट। क्या बनाया? अब फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट बना दिया। समझ गए? तो टोटल अभी 6 फंडामेंटल राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बंदरगाह नगर कौन सा था? तो वो तो लोथल ही है, सबको पता है। डॉकयार्ड मिला है यहां पे, लोथल। ठीक, आगे, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। तो 10th 10वीं अनुसूची इससे रिलेटेड है। ठीक है भाई, आगे, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो एशिया ही है। क्या है? एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राइस स्टेबिलिटी लाना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। पैसा नहीं है तो पैसा दो, सरकार अपना खर्चा बढ़ाए जिससे लोगों के पास पैसा जाए। पैसा जाएगा तो उसकी वो खरीदारी करेंगे, प्राइस खरीदारी करेंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट फिस्कल पॉलिसी का नहीं है? तो देखो, खर्चा करना फिस्कल पॉलिसी में आता है, टैक्स लेना फिस्कल पॉलिसी में आता है, कर्ज उधार लेना फिस्कल पॉलिसी में आता है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंटरेस्ट रेट तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक टूल है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में बदलाव करके मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए काम किया जाता है। जैसे बैंक रेट, सीआरआर हमने पढ़ा, एसएलआर हमने पढ़ा, रेपो हमने पढ़ा, रिवर्स रेपो हमने पढ़ा, एमएसएफ पढ़ा। ये क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव भी होते हैं, राशनिंग और क्रेडिट राशनिंग है ना, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन।
ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत? तो सरपंच को ही बोलते हैं जी, सरपंच, वही ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू म्युनिसिपैलिटीज? म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो दोस्त 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। अब देखिए, म्युनिसिपैलिटीज लोकल गवर्नमेंट का पार्ट होता है और इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया और इसके जरिए रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में पंचायत जोड़ दी गई। ठीक है, अब शहर बच गया, तो शहर के लिए 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 और इसके जरिए क्या जोड़ दिया? यही म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज जोड़ दी गई। ठीक है, तो यहां पार्षद होने लगा, पार्षद, और यहां पंचायत में प्रधान होने लगा। ठीक है, ये है लोकल गवर्नमेंट। और वैसे देखा जाए लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले कहां लागू हुआ पंचायती राज? तो राजस्थान का जिला है डिस्ट्रिक्ट नागौर, वहां पे लागू हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर के टाइम। विच इज द हाइएस्ट टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था में सबसे टॉप का श्रेणी कौन सी है? सबसे ऊपर क्या आता है? तो वो है भैया जिला परिषद, जिला परिषद। जिला परिषद के बाद आती है पंचायत समिति, पंचायत समिति ये ब्लॉक लेवल पे होती है। पंचायत समिति के अंडर में आता है ग्राम पंचायत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया कब? तो 1930, यही समय है दांडी मार्च का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, भूलेंगे नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आजाद हो गया था देश, उसके बाद भी पहला गवर्नर जनरल बना रहा। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड? संसद के जो सत्र चलते हैं, जैसे संसद के सत्र की बात करें हम, संसद के सत्र, तो संसद के सत्र कितने हैं? पहला बी यानी कि बजट सत्र, दूसरा है एम यानी कि मानसून सत्र, और तीसरा है डब्ल्यू, BMW, ये है शीतकालीन, विंटर, शीतकालीन सत्र। तो एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक का गैप हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा का गैप कंसीडर नहीं किया जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम? भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? तो शुरुआत में ही बता दिया मैंने, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो दोस्त ये डिस्कस किए हमने आज के सवाल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर सेशन आपको लगता है कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल टॉपिक है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं सेशन में, तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।